डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कुछ नए टॉपिक्स लेंगे और इसे कंप्लीट करने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये टॉपिक्स टफ होते हुए भी टाइम देते हैं, सिंसियरली करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। हालांकि साइंस के टॉपिक्स आपको टफ पड़ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। इसे हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्लीट करें। आने वाले दिनों में इसके भी रास्ते निकलेंगे, लेकिन आप इन टॉपिक्स को अपना बहुमूल्य टाइम देकर ज़रूर कंप्लीट करने का प्रयास करें। साथ ही वे लोग जिनके पास क्राउन या लुसेंट नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां ये बुक्स नहीं मिलती, तो हम कहेंगे कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या इकोनॉमी के, तो आप उससे इन टॉपिक्स को खोज कर पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि ये टॉपिक सारे बुक्स में हैं। हमने इसे इसलिए ऑप्ट किया है कि ये पॉपुलर हैं, अच्छे इसमें कंटेंट्स भी हैं और साथ ही ये स्टूडेंट्स के पास ईजिली अवेलेबल हैं। तो जिनके पास नहीं है वो अपने बुक्स में इन टॉपिक्स को, जैसे ज्योग्राफी का टॉपिक अगर यहाँ से हम लोग लेते हैं तो आप अपने ज्योग्राफी के टॉपिक में, अब फॉरेस्ट है तो सारे ज्योग्राफी के बुक में फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप इसे पढ़ने का प्रयास करें। आइए आज के वे क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं जो आपसे पूछे गए थे। 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जो आपने कुछ दिनों पहले टॉपिक्स के रूप में पढ़े थे। हिस्ट्री में आपने पेशवा काल पढ़ा था, मराठा पेशवा काल। हम जानते हैं कि मराठा इतिहास 2 पार्टों में विभाजित है, एक शिवाजी का शासनकाल और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों के अधीन उनके प्रधानमंत्री पेशवाओं के शक्तिशाली होने पर पेशवा काल। इससे क्वेश्चन मेरा था कि किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। पेशवाओं के अधीन 3 बड़े पेशवा हुए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी बाजीराव। 1740 से 1761 के बीच बालाजी बाजीराव का शासनकाल था। इन्हें ही नाना साहब के नाम से जाना गया। इनके शासनकाल में ही पानीपत का 3rd बैटल हुआ जो बहुत ही विध्वंसकारी था। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, किस वर्ष हुआ। काफ़ी लोगों ने 1665 इसके आंसर्स किए। समझा जा सकता है कि 1665 आपने क्यों कहा। पुरंदर की संधि 1665 में भी हुई थी, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच, जो औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। लेकिन यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन आपसे पेशवा काल से संबंधित किया था। पेशवा काल में 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। 1776 बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी जिसमें रघुनाथ राव जो अयोग्य उत्तराधिकारी था उसे साइडलाइन किया गया और वैध उत्तराधिकारियों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक संधि ट्रीटी की जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सलबाई की संधि और बेसिन की संधि, 4 बड़ी ट्रीटीज़ हैं। इसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पर पुरंदर की संधि 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। उसके बाद ज्योग्राफी में आपने फॉरेस्ट किया था, जंगल यानी वन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 था कि सुंदरी वृक्ष, सुंदरी के पेड़ किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। कई सारे फॉरेस्ट हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट समुद्री पानी में यानी सलाइन वाटर में उगता है, बढ़ता है, विकसित होता है। यह विशेषकर डेल्टाई क्षेत्रों में ये ग्रो करता है। इसका जड़ उस खारे पानी में होता है, हर समय डूबा रहता है। जो ज्वार और भाटा से बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो डेल्टाई रीजन में, विशेषकर ब्रह्मपुत्रा और गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई रीजन में ये सुंदरी के पेड़ बंगाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तो सुंदरी के पेड़ मैंग्रोव फॉरेस्ट के भाग हैं, वहीं ये विकसित और बढ़े। चौथा क्वेश्चन था कि किस फॉरेस्ट में, किस जंगल में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला टाइप, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा एंड फौना यानी जीवों और पेड़ पौधों का सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा वैरायटी इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही, ट्रॉपिकल रीजन में ही, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। उसका साइंस में आपने लाइट किया था। लाइट्स में 5वां नंबर क्वेश्चन था कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आँख की लोच कम हो जाती है, तब कौन सा लेंस ओल्ड एज के लोगों को प्रेफर किया जाता है, उस टाइप ऑफ लेंस का नाम बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। 2 अलग अलग फोकल के, चूंकि दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोनों दोष बुढ़ापे में आ जाता है, आँख की लोच कमज़ोर होने के कारण। तो इन्हें अलग अलग, आपने देखा होगा कि ओल्ड एज के लोगों को 2 भाग में बटा हुआ उनका चश्मा होता है। ये अलग अलग फोकल लेंथ का, बाइफोकल लेंथ का लेंस इन्हें दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर दर्पण में किसका कोट किया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3।
इसका ही कोटिंग किया था ताकि बेस्ट रिफ्लेक्शन मिरर से हमें दिखाई दे। उसके बाद क्वेश्चन पॉलिटी से 7वां और 8वां नंबर, आपने राज्य पुनर्गठन आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यानी भाग 1 पढ़ा था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। क्वेश्चन वहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन था कि भाषाई आधार पर लैंग्वेज बेस्ड पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1953 में 1953 में तेलुगु भाषी राज्यों को भाषाई आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। यूटी 6 और स्टेट्स 14 थे जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपसे खगड़िया ज़िले से संबंधित थे। आपने खगड़िया ज़िला क्या था, वहाँ से क्वेश्चन था कि खगड़िया ज़िला किस NH पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH 31। 31 नंबर NH पर, नेशनल हाईवे पर खगड़िया मुख्य रूप से पास करता है, स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खगड़िया का पुराना नाम, प्राचीन नाम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फराकिया। खगड़िया का पुराना नाम फराकिया है। ये तो क्वेश्चंस 10 हो गए जो आपसे पूछे गए थे। आप मिला सकते हैं, आपने 8 से कम ही आंसर्स किए थे अधिकतर लोगों ने। अब करते हैं वे 10 क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं और आपसे अब पूछे जाएंगे, इसके आंसर्स आपको अभी देने हैं। इंटरनेट नहीं देखना है, बुक्स नहीं देखना है। ये हम बार बार इसलिए कहते हैं कि काफ़ी लोग नए जुड़ते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको बुक्स देख कर नहीं, इंस्टेंट देना है, चूँकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा है। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन आपने मुगलों का पतन पढ़ा था, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि कौन मुगल बादशाह था अंतिम जो मयूर सिंहासन पर बैठा? तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था जिसे शाहजहां ने बनवाया था, जिसमें रत्न बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स लगे थे? तो अंतिम मुगल बादशाह जो मयूर सिंहासन यानी तख्त ताऊस पर बैठा। और दूसरा क्वेश्चन कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ? दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ? 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से हो गए चूंकि आपने मुगलों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ा था। ज्योग्राफी में आपने मिट्टी पढ़ा था। मिट्टी में तीसरा नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? तो बताना है कि ये किस नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल्स। और दूसरा, मिट्टी के कई प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी हम लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? हम लोग रेगुर कहते हैं या ब्लैक सॉइल कहते हैं। इंटरनेशनल जो अमेरिका में काली मिट्टी है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्जेंटीना में काली मिट्टी को क्या कहते हैं? या एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में जो ब्लैक सॉइल है उसे किस नाम से जाना जाता है? 4 क्वेश्चन हो गए। साइंस में आपने किया था रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर। आपको बताना है कि मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? क्या ये रेयॉन था, नायलॉन था, एक्रिलिक था या कोई और था? तो ये पहला मानव द्वारा निर्मित संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन था, उसका नाम बताना है। और नेक्स्ट यहाँ पर कि ये जो रेशे हैं ये जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं ये केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी रासायनिक विधि का नाम बताना है जिससे संश्लिष्ट रेशे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं प्रायः, यूजुअली। क्या ये जस्तीकरण है? यानी जिंक की परत चढ़ाते हैं जैसे, तो उसे हम जस्तीकरण कहते हैं। क्या ये वो प्रोसेस है? तो आपको इस विधि का नाम बताना है। साइंस से 2 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। उसके बाद पॉलिटी में आपने नागरिकता यानी सिटीजनशिप पढ़ा था। आपको बताना है कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जो भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर कोई भारत का नागरिक है तो भारत का ही नागरिक रहेगा, साथ में ही दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। इसे एकल नागरिकता कहते हैं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यह किस देश के संविधान से प्रभावित है? सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट किस देश के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है? और दूसरा कि अगर कोई राज्य भारत प्राप्त कर लेता है, कोई क्षेत्र, कोई भूखंड भारत को प्राप्त होता है या विजित कर लेता है, तो वहाँ के नागरिक, उस नए क्षेत्र के नागरिक क्या भारत के स्वतः नागरिक बन जाएंगे या उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब वो भारत के नागरिक होंगे? तो यहाँ पर बताना है कि स्वतः नागरिक बनेंगे ऑटोमेटिकली या रजिस्ट्रेशन के थ्रू वे भारत के नागरिक बनेंगे। कौन? जिस भूखंड को, लैंड को भारत जीत लेता है या उसे प्राप्त होता है। चूँकि आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले बांग्लादेश और भारत के बहुत सारे लैंड का
की अदला बदली हुई। कुछ लैंड को हम लोगों ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश से हम लोगों ने कुछ भूखंड प्राप्त किया। तो इनके नागरिक भारत में किस तरह से भारत के नागरिक बने, रजिस्ट्रेशन से या ऑटोमेटिकली। ये तो हो गए 8 क्वेश्चंस। और उसके बाद वो कौन सा घटना है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सहरसा सबसे लोएस्ट पोजीशन पे। और नेक्स्ट, सहरसा में काय के वह विद्वान कौन है, 10वां प्रश्न, जो शंकराचार्य से वाद विवाद यानी डिबेट करके उन्होंने शंकराचार्य को पराजित किया था। और इसमें शंकराचार्य को कहा जाता है कि उन्होंने पराजित किया। तो ये विद्वान कौन थे सहरसा के, उनका नाम बताना है। अब आइए हम लोग जो टॉपिक्स करेंगे, ये टॉपिक्स 6 टॉपिक्स ले लेते हैं। हिस्ट्री में हम लोगों ने मुगलों का पतन कर लिया है। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो आप क्या मानते हैं कौन सा टॉपिक होना चाहिए? आप ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। नेचुरली अब आएगा भारत में यूरोपियनों का आगमन। चूँकि मुगलों का जब पतन हो गया तो अब यूरोपियनों का यहाँ पर अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। तो अब हम लोगों का टॉपिक जो नेक्स्ट होगा वो होगा भारत में यूरोपियनों का आगमन, यूरोपियंस, अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, जिसमें पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी जो सब आए, इनका डिटेल्स आपको पढ़ना है। इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ थी, पहले कौन आए, इनका क्रम क्या है, कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर था, कौन इनका नेतृत्व करता था, कौन से युद्ध हुए, कौन अंतिम रूप से पराजित होकर सीन से बाहर हो गए, कौन वायसराय बने, कौन गवर्नर जनरल बने, ये सब डिटेल्स आप लें। बंगाल में कहाँ पर कोठियाँ थीं, मद्रास में कहाँ पर कोठियाँ थीं, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए, उसे भी आपको पढ़ना है। ये 2-3 पेज में बहुत शॉर्ट में यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसे डिटेल्स दूसरे बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गाइड बुक में शॉर्ट में दिए हुए हैं, आप इसी से पढ़ लें। तो आप पढ़ेंगे अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। ज्योग्राफी में हम लोगों ने मिट्टी कर लिया है। मिट्टी के बाद नेचुरल जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा भारतीय कृषि। आप अगर बुक को देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि। तो इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ें। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें कृषि का सारा रबी, खरीफ, जायद फसल क्या है, कैश क्रॉप क्या है, कौन सी फसल सर्वाधिक भूमि में बोई जाती है, भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है, हरित क्रांति क्या थी। यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे, उसे आप ज़रूर करें। एक, कुछ क्रांति जो हुए, जैसे नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांतियाँ किससे संबंधित है, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लें अगर आपने नहीं किया। और दूसरा, कुछ कल्चर यहाँ पे दिखाई देगा, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, ये सब सारे आप ओलेरिकल्चर, कल्चर्स करेंगे डिटेल्स। तो कल्चर और रिवॉल्यूशन, क्रांति, यहाँ पर एक जगह इकट्ठा है, ये बार एग्जाम्स में आते हैं, तो इसे आप करेंगे। ज्योग्राफी में यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप करें। साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में सिंथेटिक फाइबर कर चुके हैं। अब हम लोग बायोलॉजी करेंगे। बायोलॉजी में हम लोग प्लांट हार्मोन और प्लांट डिजीज़ कर चुके हैं, यानी बॉटनी लगभग हम लोग का ख़त्म हो गया है। बायोलॉजी में बॉटनी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए जूलॉजी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग करेंगे मानव का शरीर तंत्र, यानी बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, यानी हड्डी तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डिटेल सिस्टम्स वाले हम लोग अब करेंगे। आज हम लोग करेंगे जो 2 सिस्टम्स, इसमें कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम और स्किन से रिलेटेड अध्यावरणी तंत्र यानी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, ये जो डर्मिस, एपिडर्मिस और ये सारे जो चमड़े के जो परत है और ये इनका जो पूरा फिजियोलॉजी है, ये यहाँ पर आपके लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। तो चमड़े से संबंधित अध्यावरणी तंत्र नहीं दिया हुआ है, ये आप कहीं इंटरनेट से या दूसरे बुक से पढ़ लें। कंकाल तंत्र बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्राउन में दोनों दिया हुआ है। तो आप करेंगे स्किन से रिलेटेड अध्यावरणी तंत्र यानी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, 2 सिस्टम्स कर लें। अभी हम लोग कुछ सिस्टम्स करेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट होगा। तो साइंस से ये हो गए। उसके बाद हम लोग इधर पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी में हम लोग कर चुके हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन यानी राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, पार्ट 3 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक भाग 3 आप करेंगे, जिसमें 13 से लेकर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 29, 30 और 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में समाप्त हो जाता है, कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को मिला हुआ है, किस मूल अधिकार से हमें आरक्षण मिला हुआ है, उपाधियों का टाइटल्स किस अधिकार में मना कर दिया गया कि टाइटल्स भारतीयों को नहीं दिया जाएगा, भारत रत्न जैसा टाइटल, ये क्या है, व्यक्तिगत अधिकार जो आपको मिले हुए हैं बहुत सारे, जो फंडामेंटल राइट्स, पर्सनल
ये कौन कौन से हैं, कौन से मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए, कौन सा संशोधन आया, ये सब डिटेल्स मूल अधिकार में आप करेंगे। उसके बाद एक हम लोग डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इस बार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग करेंगे दरभंगा ज़िला। अगेन इंपॉर्टेंट, उत्तर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण ज़िलों में से एक दरभंगा ज़िला हम लोग करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर नेशनल हाईवेज करें, नदियाँ करें, फसल करें, कुछ महत्वपूर्ण फसल यहाँ पर उगते हैं। क्या था इसका महत्व, डिटेल्स ये सब आप डिस्ट्रिक्ट से करें। उसके बाद आज पीडी प्रतियोगिता दर्पण में अर्थव्यवस्था करेंगे, आर्थिक परिदृश्य। यहाँ पर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर चुके हैं। अब नेक्स्ट तीसरा टॉपिक पीडी में अप्रैल के प्रतियोगिता दर्पण में आर्थिक परिदृश्य करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे संबंधित टॉपिक्स हम अलग से लेके आएंगे, लेकिन अभी आप करंट में इतना कर लें, डिटेल्स इसमें पढ़ें। आर्थिक इकोनॉमी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट के इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मंथली आप करेंगे तो आपके करंट के इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से होंगे। तो डिटेल्स आप करें आर्थिक परिदृश्य प्रतियोगिता दर्पण से। तो ये तो हो गए आपके 6 बड़े टॉपिक्स, इसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें होंगे। आप अभी अपने स्तर पे इसे कंप्लीट करें। टेक केयर।